गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चैप्टर नंबर 14 साइंस क्लास 10 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी हमारे 24/7 आसपास यूज हो रही है, लाइट के फॉर्म में, गाड़ी को चलाने के फॉर्म में, फूड बनाने के फॉर्म में, अलग अलग तरीके से। हम सब ह्यूमन बीइंग, चाहे व्हीकल चाहे मशीनरी, को चाहिए फ्यूल। इंसान जैसे खाने में फूड को फ्यूल के तरह यूज करते हैं, वैसे मशीनरी कोल, पेट्रोल, डीजल, अलग अलग टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी से अपने काम के लिए फ्यूल लेके हमें आउटपुट देती है, बड़े सिंपल सरल भाषा में। ठीक है, अब एक अच्छा फ्यूल क्या है? व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल? ठीक है, एक अच्छा फ्यूल क्या है? 2 मार्क का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। ठीक है, गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंपल एंड साउंड हम लोग को पता है, कोई भी चीज अगर इजीली अवेलेबल है, क्या है? इजीली अवेलेबल है तो वो चीज हम अच्छी मानते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हर शहर में एक पेट्रोल स्टेशन है, तो पेट्रोल इज अ गुड फ्यूल। डीजल इज अ गुड फ्यूल, हर 10 किलोमीटर पे एक डीजल पेट्रोल स्टेशन मिलता है। सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी, ये सब हमें आसपास में अवेलेबल हैं इजीली। ठीक है, तो दीज आर गुड फ्यूल्स। ठीक है, दूसरा, वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। हाइड्रोजन इज अ वेरी इफेक्टिव फ्यूल बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ गुड फ्यूल। रीजन बीइंग, हाइड्रोजन कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है। अगर उसको टैंक में स्टोर करके एक जगह से मैं दूसरे जगह ले जा रहा हूं और टैंक में गलती से भी लीकेज हो गया तो काबूम होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो ऐसे फ्यूल को हम लोग अच्छा नहीं मान सकते जिसको कि इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होना चाहिए अवेलेबिलिटी के साथ। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हमें एफिशिएंट होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। जितना हम फ्यूल यूज करें उसके आउटपुट में वो हाई एफिशिएंसी दे। ठीक है, मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 मानी जाती है। अगर 0.99% भी कोई चीज एफिशिएंसी दे देता है 0.9%, तो बहुत हाई मानी जाती है। ठीक है, हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। जब हम एक्सेलरेटर मारते हैं कुछ धुआं बाहर आता है और हमारी गाड़ी आगे चलती है। जो ये धुआं बाहर आ रहा है ना, 100% कन्वर्जन नहीं हो रहा हमारे पेट्रोल का। धुआं जो बाहर आ रहा है कुछ जलने के बाद वेस्टेज हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो 100% एफिशिएंसी नहीं है, एफिशिएंसी कम है। ठीक है, इसी तरह हर एक फ्यूल की एक एफिशिएंसी का लेवल होता है जिसको हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी मानते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है पैसा, रोकड़ा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के टाइम में आपको पता है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ट्रोल किया जा रहा है पेट्रोल प्राइजेस को लेके। द हाइक इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइजेस, एलएनजी, एलपीजी को लेके बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को ट्रोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली दे आर गेटिंग हायर डे बाय डे एंड आउट ऑफ रीच ऑफ अ कॉमन मैन, हमारे रीच से बाहर निकलते जा रहे हैं। तो जो गुड फ्यूल है जिनमें बाकी तीनों कैरेक्टरिस्टिक है, अगर उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो टाटा अंबानी तो सारी गाड़ियां चला नहीं रहे, आपके मेरे जैसे कॉमन मैन चला रहे हैं, हमारे रीच से बाहर हो जाएगा। वो मजाक जो रणछोड़ दास वाली मूवी में था 3 इडियट्स में कि कुछ दिनों में कटोरी में पेट्रोल डीजल मिलेगा सोनार की दुकान पे, वो सच हो जाएगा बेटा। ठीक है, सही में हम लोग छोटी छोटी कटोरियां लेके जाएंगे। इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है, पैसा। ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ परचेज लो होना चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ परचेज, सेल एंड प्रोडक्शन लो है तो इंसान के लिए वो इकोनॉमिकली इजीली अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो हमें एनर्जी दे। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है फूड। डीजल व्हीकल के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? डीजल। पेट्रोल व्हीकल के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? पेट्रोल। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया और इन 2 पार्ट्स की क्लासिफिकेशन को यूजुअली पढ़ाया गया इन चैप्टर्स में। ठीक है, सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्स। वर्ड कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? जो डे टू डे यूज में इजीली हमारे पास अवेलेबल है और जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में आप पेट्रोल, डीजल, कोल, ये डे टू डे यूज कर रहे हो, जिनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। वर्ड अंडरलाइन कर लो, लिख लो, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हम लोग डे टू डे यूज में लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उससे हमें मदद मिलती है। उसके अलावा अगर आप लोगों को पता है बहुत सारे बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स, डैम हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस होती है, हमारा सरदार सरोवर डैम हो, चाहे कोई भी बड़ा सा डैम हो। ठीक है,
वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, और जो वाटर की एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास कन्वेंशनल सोर्स हैं। दूसरी तरफ आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स, जो कि न्यू सोर्सेज हैं, जिनको हम लोग मानते हैं उनकी एफिशिएंसी कम है, जिनको अभी रिसेंटली हम लोग ने जाना है, समझा है, जिनकी टेक्नोलॉजी रिसेंटली साइंस ने डेवलप की है हमारे इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे किसी भी सोर्स को फुलफिल करने के लिए, सच है सोलार। पिछले कुछ 50-100 साल में ही सोलार एनर्जी का जितना डेवलपमेंट होना है, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी, टाइडल विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी की सारी एनर्जीज हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब कन्वेंशनल और कन्वेंशनल दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है। पेट्रोल, डीजल, बेटा, नेचुरल गैसेस आज नहीं, कल नहीं, परसों खत्म हो जाएंगे। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। कैसे सोर्सेज हैं? नॉन रिन्यूएबल। ये हजारों लाखों साल के बाद वापस प्रोड्यूस हो सकते हैं, तुरंत के तुरंत प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। जबकि बाकी नॉन कन्वेंशनल सोर्स में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, विंड, वाटर, टाइडल, ये सब हमारे पास 24/7 अवेलेबल है, और इनका यूटिलाइजेशन करके मदर नेचर को हार्म भी नहीं होता। तो हमारे पास हर तरफ से फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या है? बड़ा ही सिंपल शब्दों में बता देता हूँ फॉसिल फ्यूल बेटा बनता कैसे। आज से हजारों साल पहले जब डायनासोर्स, पेड़ पौधे बहुत हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से धरती के अंदर दब गए हों, पानी के साथ सेडिमेंटेशन से, अर्थक्वेक से, लैंडस्लाइड से, अलग अलग फैक्टर से, तो वो अंदर दब के डिकम्पोज हुए, डिकम्पोजर्स की वजह से। जब ये डिकम्पोज हुए तो ये फॉसिल्स जो थे कार्बन के अलग अलग चेन्स के साथ जुड़े और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब डीजल, पेट्रोल, पैराफिन, वैक्स, तार, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। एक तरफ क्रूड ऑयल बना, दूसरे तरफ हमारे को मिला कोल। कोल इज ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। एक बनता है एनिमल से, दूसरा बनता है प्लांट से। तो हमारे पास दो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। आज के टाइम में भी हमारा 70% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन जो फुलफिल हो रहा है इंडिया में, पर्टिकुलरली 70% वो फॉसिल फ्यूल्स के भरोसे चल रहा है। अब फॉसिल फ्यूल्स के कुछ बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, जिनमें से सबसे पहला है एनवायरमेंटल हार्म। फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, वो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले करते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे अलग गैसेस हैं जो कॉन्स्टेंटली रिलीज करते हैं। सेकेंड है पॉल्यूशन के अलावा इनके वजह से जो हार्मफुल एसिडिक ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से एसिड ड्रेन होता है, जिसकी वजह से कि हमारे इंडिया का वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मूवमेंट जो हमारे पास मॉन्यूमेंट है, उसकी वाट लगी थी बहुत पहले ताजमहल की, एसिड ड्रेन की वजह से। आसपास की सारी फैक्ट्रीज को बंद करने की कोशिश की गई, ताकि कि जो हमारा ताज है किस मटेरियल का बना हुआ है, मार्बल का बना हुआ है, मार्बल एसिड से करोड हो जाता है, करोजन रुक जाए उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर ये फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं तो ये जो गैसेस रिलीज करते हैं, इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस बढ़ती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और उस वजह से पोलार कैप पिघलती हैं। और ये पोलार कैप्स के पिघलने से बट ऑब्वियस फ्लड आएगा, और अगर फ्लड आएगा तो अर्थ पानी में डूब जाएगी बच्चे। ठीक है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एनर्जी या थर्मल पावर प्लांट। हमारे इंडिया में स्पेशली मोस्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर प्लांट से होती है। होता क्या है थर्मल पावर प्लांट में, बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ। थर्मल पावर प्लांट में बड़ा सा बॉयलर होता है। बॉयलर वो चीज़ होती है, बंद वेसल होता है कुकर के जैसा, जिसके नीचे आग लगाई जाती है और अंदर पानी होता है। पानी स्टीम के फॉर्म में बदलता है, और स्टीम एक पाइपलाइन से पास करके एक टरबाइन पे डाली जाती है। टरबाइन ब्लेड्स के फॉर्मेशन में होते हैं, वो घूमते हैं, और जब ये टरबाइंस घूमती हैं तब उसको एक शाफ्ट से कनेक्ट किया जाता है, और शाफ्ट किसी डायनामो से कनेक्ट की होती है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सबसे बेसिक फंडा यही है, टरबाइन घुमाना होता है। कभी भी अगर टरबाइन घुमाते हैं उससे एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। आगे आपने AC DC जनरेटर देखा है, वहाँ पे आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, हाउ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ठीक है, जनरेटर में सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है। अब पावर प्लांट में जलाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स यूज़ की जाती हैं, वुड्स यूज़ किए जाते हैं, पेपर, प्लास्टिक, ये सब यूज़ किया जाता है। अब इन सब के ही यूटिलाइजेशन से कुछ बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं।
क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सेम जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से पहले वाले टॉपिक में बताए गए थे, सारे के सारे थर्मल प्लांट में वही डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज इकोनॉमिकल रेशियो, ठीक है, हाईली एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिकल होता है। इसके लिए थर्मल पावर प्लांट्स यूज किए जाते हैं इंडिया जैसे नेशन में, क्योंकि हमें चाहिए सस्ती और अच्छी एनर्जी जो कांस्टेंट मिले, ठीक है, इसीलिए थर्मल पावर प्लांट्स हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट है। सेकंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आइडिया हाइड्रो पावर प्लांट क्या होते हैं? हाइड्रो मींस वाटर एंड पावर प्लांट जो एनर्जी प्रोड्यूस करें। बड़ा ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है हाइड्रो पावर प्लांट का। एक बड़ा सा रिजर्वॉयर होता है। रिजर्वॉयर वो जगह होती है जहां पे खूब ढेर सारा पानी होता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है नदियों से, बारिश से, अलग अलग सोर्सेस से पानी वहां पे इकट्ठा होता है और एक बहुत बड़ा सा समझो गड्ढा है जिसके अंदर पानी भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद वहां पे एक डैम क्रिएट कर दिया जाता है सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, ईंटें, मिट्टी, इन सब से, और उसके पास एक बना दिया जाता है स्लज गेट, ठीक है। एक गेट होता है, फ्लड गेट, स्लज गेट, अलग अलग टाइप के गेट्स होते हैं जिनको खोला जाता है। जब खोलते हैं पानी जो रिजर्वॉयर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बहना चालू करता है, और हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है चीज जब मोशन में आती है तब वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो टरबाइन से टकराती है, टरबाइन घूमता है, शाफ्ट घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी में हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई। जो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, शाफ्ट को घुमाती है और अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक और रूल बहुत बड़ा अप्लाई हो रहा है, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। तो अब इसका सबसे पहला एडवांटेज है ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होती हैं जो वापस रिन्यू हो जाए, जिसके लिए हमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, हमारे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल, ठीक है। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है कोई भी पॉल्यूशन नहीं करती, और पॉल्यूशन नहीं करी तो हमारे लिए इको फ्रेंडली है, और इको फ्रेंडली है तो हम इसको ज़्यादा टाइम तक यूटिलाइज करना चाहेंगे। थर्ड, जो वाटर स्टोर होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो इरिगेशन के काम में भी आता है। सेकेंड, वो फ्लड कंट्रोल के भी काम में आता है। ड्रॉट एंड फ्लड दोनों ही टाइम पे ये डैम्स में से पानी निकाला या छोड़ा जा सकता है, जो बड़ा ही ज़रूरी है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला कॉस्ट। एक पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स ये पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। हाइड्रो पावर प्लांट कोई भी प्राइवेट कंपनी बनाने का नहीं सोच सकती है, ये मोस्ट ऑफ जनरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। एक पिक्चर थी लिंगा, उसमें रजनीकांत ने बनाया था, बट रजनीकांत इज रजनीकांत, उनको छोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया। एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो सबमर्ज्ड हो जाता है वाटर के अंदर, वो खेती वाली ज़मीन होती है, वो फसल वाली ज़मीन होती है, वो लोगों के गांव जंगल वाली ज़मीन होती है, जो रिजर्वॉयर के पीछे वाला एरिया होता है, ठीक है, वो भी कई बार बह जाते हैं। इसकी वजह से लोगों को अपना हाउस, फैमिली प्रॉपर्टी छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है इससे, ठीक है, जो नेचर के लिए अच्छा नहीं है। एक तरफ से मीथेन गैस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रिजर्वॉयर के ऊपर पैदा होती है, इसके लिए इस पॉइंट को थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ साइंटिस्ट नहीं करते, ठीक है, बट आप ये पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट है बहुत बड़ा लार्ज एरिया जो खेती के लिए यूज हो सकता था। किसके लिए यूज हो सकता था? खेती के लिए, वो नष्ट हो जाता है, ओके। तो मेरे ख्याल से हाइड्रो पावर प्लांट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल जनरेशन बाय बायोमास। बायोमास से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होती, जनरली वो हाउस सप्लाई के लिए होती है। बायोमास क्या होता है? बायोमास, बायो मीन्स बायो ऑर्गेनिक, कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक एनर्जी जिससे प्रोड्यूस की जा सके उसको बायोमास एनर्जी कहते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कलिंगना इंस्टीट्यूट, जहाँ पे कि लोग रहते हैं, हॉस्टल है, ये गरीब बच्चों का स्कूल है, यहाँ पे ये लोग टोटली बायोमास से अपने घर का किचन का काम करते हैं। किचन का खाना हो, पानी गर्माना हो, वो सब बायोमास से होता है। होता क्या है बायोमास? बायोमास बेसिकली मीथेन गैस होती है जो कि बड़े आराम से किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करके बनाई जा सकती है। बायोमास के अंदर एनिमल डंग, वेजिटेबल वेस्ट, लीव्स, जितनी भी बायोटिक कंपोनेंट आपके घर के आसपास है, सीवेज वेस्ट, ठीक है, वो वेस्ट को कलेक्ट करके एक बड़े से डाइजेस्टर में डाला जाता है। उस बड़े से डाइजेस्टर के अंदर कुछ जानबूझ के स्लरी क्रिएट की जाती है और उसके साथ कुछ ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स मिला दिए जाते हैं।
ऑर्गेनिक डिकम्पोजर्स मिलाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, जिस वजह से ज्यादा मीथेन गैस बाहर निकल पाती है। इस डाइजेस्टर से निकल के एक बड़े से टैंक में इसको फीड किया जाता है, और वो बड़े से टैंक में जब इसे फीड कर दिया जाता है तब उस बड़े से टैंक में ये कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब उस टैंक में ये सेटल होने के लिए छोड़ा जाता है तब ये आराम से मीथेन गैस रिलीज करता है। और मीथेन गैस हल्की होती है तो ऊपर आती है बच्चों, और ऊपर एक पाइपलाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है। गांव के आसपास में कुकिंग के लिए इसको बड़े आराम से यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के बायोमास होते हैं। सबसे सिंपल टाइप होता है डोम टाइप। ठीक है, एक कवर किया जाता है जिसके ऊपर से एक पाइप निकली होती है और आसपास के घरों में इस एनर्जी को प्रोवाइड किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज ये कांस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, टेम्परेचर प्रेशर का बहुत ज्यादा फर्क रहता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रेट पे। नेक्स्ट, इसका फायदा एक बहुत बड़ा है, एडवांटेज ये है कि इससे जो भी आउटपुट में प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग मैन्योर की तरह खेती में यूज कर सकते हैं। नेचर को कुछ हार्म नहीं करता, ग्रीन हाउस गैस नहीं प्रोड्यूस करता। बहुत बड़ी बात यह है कि इनफैक्ट नेचर को ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है वो बच्चा, किसी भी चीज में ये चीज नहीं होती। ठीक है, किसी भी टाइप की एनर्जी फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हमारे पवन देव, ठीक है, पवन देव क्या करते हैं, चक्की घुमाते हैं। जो विंड मिल्स थे आज से कुछ 100 साल पहले तक एनर्जी प्रोडक्शन के काम में नहीं लाई जाती थी बच्चों। सबसे पहले जो विंड मिल्स लाई गई थी वो पानी चढ़ाने के और आटा पीसने की चक्की को घुमाने के लिए यूज की जाती थी। किन दो काम के लिए, पानी इरिगेशन के लिए चढ़ाने के लिए, इरिगेशन के लिए, या तो फिर चक्की को घुमाने के लिए यूज की जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके उसके साथ टरबाइन जोड़ दिया गया जिससे कि वो टरबाइन घुमा सके। अब विंड मिल एक बड़े से पवन चक्की होती है जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, ट्रायंगुलर ब्लेड्स अलग अलग एंगल पे झुके होते हैं। जब हवा इनसे पास होती है तो प्रेशर की वजह से ये घूमते हैं, और पीछे इनसे भी एक शाफ्ट कनेक्ट किया जाता है, उनके साथ टरबाइन कनेक्टेड होती है, टरबाइन घूमती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। हर बार टरबाइन घुमाना ही हमारा मेन काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किसी भी तरीके से। ठीक है, अब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो विंड एनर्जी को बहुत हाई तरीके से यूज करें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अभी भी इंडिया में खाली कोस्टल रीजन्स में ही यूज हो रहा है। रीजन है उसका बहुत बड़ा, कोस्टल एरियाज या ऐसे एरियाज में ही विंड मिल लगाया जा सकता है जहां पे कि बहुत हाई स्पीड ऑफ विंड हो और जहां पे बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया हो। ठीक है, बाकी जगह इनको लगाया नहीं जा सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकेंड, इसकी वजह से कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं होता जो नेचर को हार्म करे। थर्ड, इससे इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट खाली वन टाइम करना होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है जो खाली मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, इसके बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि विंड कांस्टेंट नहीं बहती। हम विंड पे कुछ भी हमारा भरोसा नहीं है। इसके लिए मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर की विंड चाहिए जो कोस्टल एरियाज में ही खाली रहती है। दूसरा, इन विंड मिल्स के आसपास कोई डोमेस्टिक हाउसिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब नहीं लगाई जा सकती। एक लार्ज लैंड एरिया चाहिए होता है जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्लियर बेटा। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहला आता है सोलार एनर्जी। आपको बता दूं, इंडिया में गुजरात इज द कैपिटल ऑफ सोलार एनर्जी। आज से बहुत साल पहले जब लोग सोलार का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे थे तब गुजरात में सोलार कुकर्स और सोलार वाटर हीटर्स गवर्नमेंट ने फ्री में बांटे थे ताकि लोग सोलार एनर्जी की तरफ भी थोड़ा झुकाव रखें। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा सोलार एनर्जी। सोलार मीन्स सनलाइट। सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है वो भी रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी है। सनलाइट सोलार रेडिएशंस अर्थ तक आते हैं, जो अर्थ पे सोलार रेडिएशंस आते हैं उसको यूज करके अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसे सोलार एनर्जी कहते हैं, बड़े सिंपल भाषा में। हम लोग 3 सबसे बेसिक सोलार टाइप यूज करते हैं, वो है सोलार कुकर, सोलार वाटर हीटर, सोलार फर्नेस एंड सोलार सेल्स। ठीक है, गुजरात इज द कैपिटल ऑफ सोलार पावर। ठीक है, हम लोगों को ये ऑलरेडी पता है। इंडिया में गुजरात इज द कैपिटल ऑफ सोलार एनर्जी। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सोलार कुकर। सोलार कुकर एक बॉक्स जैसा डिवाइस होता है जो कि खाना बनाने के काम आता है। ठीक है, इसके अंदर एक मिरर होता है, एक ग्लास प्लेट होती है, एक बॉक्स होता है जो अंदर से ब्लैक कलर का पेंटेड होता है और उसके बीच में एक वेसल रखा होता है। कन्वर्जिंग टाइप ग्लास यूज किया जाता है ताकि कि जितनी भी सनरेज आ रही हो फोकस हो सके एक पॉइंट पे।
जो ब्लैक कलर का पेंट है वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए है और एक सिंपल सा ग्लास अंदर हीट को मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से 140 डिग्री तक आ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल होता है जाना, बट 100 to 140 डिग्री तक का टेम्परेचर आराम से अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सोलार वाटर हीटर। सोलार वाटर हीटर में हम कॉपर की ट्यूब्स यूज करते हैं जनरली, जो ब्लैक कलर के फिल्म के ऊपर लगाई गई होती हैं। एक स्लेट होता है या एक प्लेट होती है जिसके ऊपर ब्लैक कलर की कॉपर ट्यूब्स को वाइंड आउट किया जाता है, उसको एक पानी के टंकी के साथ जोड़ दिया जाता है। पानी की खासियत होती है, गर्म पानी हल्का होता है तो ऊपर जाता है, ठंडा पानी डेंस होता है तो नीचे आता है, और वो ठंडा पानी कॉपर ट्यूब्स में बह करके वापस टंकी में जाता है जिसमें गर्म पानी स्टोर होते जाता है और नीचे ठंडा पानी आते रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस से हम लोग पानी को गर्म कर सकते हैं जब तक सनलाइट हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलार सेल। आज के टाइम में हमें अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए खोजना इसके लिए जरूरी है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स डे बाय डे खत्म हो रहे हैं, नीड और नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, बट उस रेशियो में हमारा अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के पाथ पे हम लोग का डेवलपमेंट नहीं बढ़ रहा। चाइना जैसे नेशंस सोलार एनर्जी पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी बता दूं, आप नेट पे खोज सकते हैं। उनका ही देखा देखी यूएसए, यूके, फ्रांस और ना जाने कितने नेशंस उसी रास्ते पे चल चुके हैं और हम इंडिया भी पीछे नहीं रहे हैं। आप अगर अपने घर के छत पे चढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कई लोगों के छतों के ऊपर सोलार पैनल्स लगे होते हैं। वो सोलार पैनल्स बने होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऐसे मटेरियल्स के जो कि सोलार एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इनको सोलार सेल्स में स्टोर किया जाता है। सोलार सेल में बेसिकली 0.5 वोल्ट से 1 वोल्ट का एनर्जी प्रोड्यूस होता है और 7 वोल्ट तक की पावर प्रोड्यूस हो सकती है। 0.7 वोल्टेज, W, V नहीं, वॉट और वोल्ट दो अलग चीज है। 0.1 से 1 वोल्ट V प्रोड्यूस होता है और 0.7 W वॉट प्रोड्यूस होता है। ध्यान देना, वॉट W प्रोड्यूस होता है। MCQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे, इसके लिए आपको अच्छे से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 0.1, 0.5 टू 1 वोल्ट V एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 0.7 W की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्लियर है सबको होपफुली। ये है आपके सोलार सेल्स। सोलार सेल्स को पैनल में रखा जाता है तो बहुत सारे ग्रुप में रखा जाता है क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है। अब इनके एडवांटेजेस, तो फर्स्ट एडवांटेज इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कमाल। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा है। सेकंड, जीरो पॉल्यूशन, कोई पॉल्यूशन एमिट नहीं करता ये। थर्ड, इट इज सेफ एंड इजी टू यूज, खाली स्विच को ऑन ऑफ करो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे को सूर्यदेव खुद ही देते रहेंगे कॉन्स्टेंटली। अब पंगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो सोलार पैनल्स जो होते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट वो कॉस्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट नहीं प्रोड्यूस होती, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी छांव, कभी धूप, ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को। प्लस डस्ट के वजह से क्लीनिंग करने का काम करना पड़ता है सोलार पैनल्स को, तो मेंटेनेंस में थोड़ा सा काम लगता है, फिजिकल लेबर, मनी से ज्यादा फिजिकल लेबर लगता है। दूसरा, टाइप ऑफ करंट, AC DC का प्रॉब्लम रहता है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से हम लोग सोलार एनर्जी को दूर रहते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सोलार एनर्जी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। सोलार लैंप्स भी आजकल बड़े चल रहे हैं, आप शहरों के बीच में देख सकते हैं गवर्नमेंट ने सोलार लैंप्स लगा रखे हैं। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी फ्रॉम सी। एनर्जी फ्रॉम सी मीन्स सी सॉल्ट वाटर हमारे अर्थ पे 75% अवेलेबल है, बट यहां से एनर्जी अभी भी हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। हम क्या, कोई भी नेशन नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ नेशंस ये स्टडी के फेज में या तो ट्रायल फेज में ही चल रहे हैं। उनमें सबसे पहला है टाइडल एनर्जी। टाइड्स का मतलब क्या होता है, टाइड्स दो टाइप के होते हैं, हाई टाइड, लो टाइड। टाइड्स पानी के चढ़ने और उतरने को कहते हैं, ज्वार भाटा हिंदी में जैसे कहते हैं, पानी आगे और पीछे आता जाता है जब, तब उसे हम लोग कहते हैं टाइड। ठीक है, जब ये टाइड आगे पीछे पानी को लेके जाते हैं तब वो टरबाइन को हम लोग जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं और पानी के आगे आने से जनरेटर घूमता है, पानी के पीछे जाने से भी जनरेटर घूमता है, तो इसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। प्रॉब्लम, टाइड कांस्टेंट नहीं होती, कभी हाई टाइड जल्दी आती है, कभी देर से आती है, कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है, तो ये चीज फिक्स हम नहीं कर सकते, नेचर हमारे हाथ में नहीं है।
दूसरा, सी वाटर खारा होता है। खारा पानी किसी भी मशीनरी को खराब कर देता है, करोजन कर देता है, रस्ट कर देता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई है। इस वजह से टाइडल एनर्जी यूज नहीं की जा रही है। सेकेंड है सी वेव एनर्जी। सी वेव एनर्जी बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है। पानी की लहरें आगे बहती हुई आती हैं, हमारे टरबाइन को टकराती हैं, टरबाइन को घुमाती हैं और पीछे जाते वक्त भी टरबाइन घूमती है। एक बड़ा सा यू शेप बॉक्स बनाया जाता है और टरबाइन को बीच में रख दिया जाता है शाफ्ट से कनेक्ट करके। तो पानी आगे पीछे जब भी आएगा जाएगा, वेव्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये टाइडल एनर्जी से ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि हमें पता है सी में कहां पे वेव्स आती जाती हैं। बट इसमें भी सेम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, सी की जो वेव्स हैं वो कांस्टेंट नहीं है, कभी बहुत हाई कभी बहुत लो, ठीक है। तो वहां पे सेम एनर्जी प्रोडक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं है, एफिशिएंसी कांस्टेंट नहीं है, प्लस सेफ्टी फीचर्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ओशन थर्मल एनर्जी। अब ये टाइप की एनर्जी है ना, थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। आपको एक चीज बताता हूं, ओशन बहुत गहरा है, ठीक है। अगर हम ओशन के टेम्परेचर की बात करें तो सरफेस के ओशन का टेम्परेचर और पानी के नीचे सी के बीच में और अंडर द सी के बेड के पास टेम्परेचर में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। अगर ऊपर 20 डिग्री है तो नीचे ठंडा होकर 16 डिग्री होगा और जैसे जैसे नीचे जाओगे 2, 4, 5 डिग्री तक चला जाएगा पानी का टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे पानी का टेम्परेचर कम होता जाएगा क्योंकि सनलाइट ट्रैवल करते हुए हीट एनर्जी नीचे आते आते खत्म हो जाती है बच्चे। तो इसके चलते ओशन में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत ही आराम से ओशन थर्मल एनर्जी प्लांट लगाए जा सकते हैं। वाटर के टेम्परेचर डिफरेंस मैंने आपको बताया था, ठंडा पानी और गर्म पानी ऊपर नीचे कर सकता है, तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर को ऊपर नीचे ला करके हम लोग टरबाइन को चला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियो मींस अर्थ, अर्थ की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सके वो है जियोथर्मल एनर्जी। अर्थ की गर्मी की वजह से, जियोथर्मल मींस अर्थ की गर्मी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो सके वो है जियोथर्मल एनर्जी। हमारे अर्थ में कई जगह हॉट स्पॉट्स हैं, हॉट पॉकेट्स हैं, जहां पे की लावा के पास होने से पानी गर्म हो जाता है। पानी नेचुरली गर्म इतना ज्यादा होता है कि वो रॉकेट के लॉन्चर्स के तरह निकलता है बाहर भाप के फॉर्म में, या तो ड्रिजलिंग वाटर के फॉर्म में। आप बड़े बड़े वो देख सकते हो, पॉन्ड्स देख सकते हो गर्म पानी के, ठीक है। तो इस टाइप से जो ये गर्म पानी है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इस पानी को ड्रिल होल्स बना करके बाहर निकाला जा सकता है और यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके दो बड़े नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं और दो बहुत ही बड़े बड़े डिसपॉइंट्स हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है, एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी ये पहले पता नहीं लगाया जा सकता। दूसरा प्रॉब्लम, जो सेटअप है वो परमानेंट नहीं है। जब तक पानी गर्म है तब तक ठीक है, नीचे से जियो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तब तक ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हमारे को पानी गर्म करके दे रही है तब तक ठीक है। बट अगर ये बंद हो गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो लाखों के इक्विपमेंट्स और प्लांट्स है वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, एनर्जी कांस्टेंट प्रोड्यूस नहीं होती। तीसरा प्रॉब्लम, सेफ्टी फीचर्स। भूल चूक से भी ड्रिल ज्यादा चला गया, पानी के जगह हमने लावा बेड को खोद खाद दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो जाए, तो जान और माल दोनों का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं होती। प्लस जियोथर्मल एनर्जी हर जगह अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कम नेशंस में, बहुत ही कम लोकेशंस पे अवेलेबल है। इसके लिए जियोथर्मल एनर्जी बहुत कॉमन एनर्जी का सोर्स नहीं है। जियोथर्मल पावर प्लांट अर्थ के डेप्थ में पानी को खोद के, गर्म पानी को खोद के निकाल के एनर्जी को कन्वर्ट करके बनाया जाता है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ा अल्टरनेट सोर्स में आज के टाइम में रोल प्ले कर रहा है। ऑलरेडी ये जीत रहा है, बता दूं, बाकी सबसे ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी एक तो बहुत फास्ट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, दूसरा एफिशिएंसी बहुत हाई है, कंट्रोलेबल है, ठीक है, और न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन दोनों तरफ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। होता क्या है, एक न्यूक्लियर मटेरियल जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, किसी भी मटेरियल को लेकर के उसको हम लोग यूज करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। उसमें से जो एनर्जी रेडिएट होती है वो पानी को गर्म करती है, स्टीम में कन्वर्ट करती है, टरबाइन घूमता है, सेम जैसे कि हमारे थर्मल पावर प्लांट में घूमता है। और उसके आसपास कूलेंट होता है जो इसको कॉन्स्टेंटली ठंडा करते रहता है, जो रॉड्स होते हैं यूरेनियम के रॉड्स को, और एनर्जी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होते रहती है। अब कुछ टाइम पहले ही जब सुनामी आई थी, जापान के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो खराब हो गया था।
और वहाँ का न्यूक्लियर वेस्ट अभी तक तो जापान ने स्टोर करके रखा था, बट आते कुछ सालों में 2022 में उन लोग ने बोला है वो सी में बहा देंगे, जिसके चलते इंटरनेशनल फोरम पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को अभी भी ठीक से डिस्पोज करना हमें नहीं आया है। न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा होता है, हाईली रेडियो एक्टिव होता है, इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी फैलती है। इसके अलावा आप चेरनोबिल का एक वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो कि अवेलेबल है, जिससे आप जान सकेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई इश्यू हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिटी खाली कराना पड़ेगा, स्टेट खाली करना पड़े, उतनी खराब हालत हो सकती है। ठीक है, तो कुछ बहुत बड़े नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं, बट कुछ बहुत बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी अभी भी यूज में चल रही है। और होपफुली न्यूक्लियर एनर्जी को एक दिन हम अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और जिस वक्त हमने सीख गया, ये हमारा अल्टरनेट सोर्स का मेन रिसोर्स हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन का मेन पावर हाउस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे टॉपिक खत्म होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आपका लास्ट टॉपिक था। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और याद रखें चैप्टर के एंडिंग में जो ये 10 से 15 क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में पहले पूछे गए हैं, जरूर देख लें और इनको सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।